जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न ये रहा, बसोहली पेंटिंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बसोहली पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी विच गॉट जीआई टैग रिसेंटली? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है। किस केंद्र शासित प्रदेश की? तो ये जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बसोहली पेंटिंग इस प्रकार से दिखती है। इनकी जो सबसे खास बात है कि जो किनारे हैं ये लाल पीले रंग के होते हैं। यहाँ पर आपको इनकी जो बॉर्डर्स हैं रेड कलर के देखने को मिल रहे हैं। तो ये बसोहली पेंटिंग की एक विशेषता है। दोस्तों, जीआई के इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला है। हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है जो हाथ से बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं दो नाम आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है जिनका संबंध बसोहली पेंटिंग से है। तो ये किरपाल और दूसरे हैं संग्राम पाल। तो किरपाल और पाल ये जो हैं और दूसरे संग्राम पाल ये बसोहली पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इन पेंटिंग के किनारे जैसे मैंने आपको बताया जो उसके बॉर्डर होते हैं ये लाल पीले और नीले रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, किस रंग के होते हैं? रेड यहां पर देखें, रेड येलो और ब्लू कलर के आपको इनके बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने जीआई टैग की है, तो बहुत सारे जीआई टैग विभिन्न राज्यों को दिए गए हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट जीआई टैग को। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सोजत मेहंदी। तो जो सोजत मेहंदी है ये जीआई टैग किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की जीआई टैग सोजत मेहंदी है। इसके अलावा है डिंडीगुल लॉक्स की बात करें तो तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची तो आपने देखी है, खाई होगी, तो बिहार राज्य को जीआई टैग दिया गया है। विलो क्रिकेट बैट वो कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कश्मीर के लिए है। नेक्स्ट है तेजपुर लीची, असम राज्य को जीआई टैग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा है कन्याकुमारी लौंग, तो तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा, तो ये इसका जो पूरा शरीर का ऑर्गन होता है बहुत पूरा ब्लैक कलर का होता है। ये खासकर अलीराजपुर झाबुआ जिला है, ये यहाँ पे पाया जाता है एमपी में। तो कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश राज्य को इसका जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बात करें अलीबाग सफेद प्याज, तो महाराष्ट्र राज्य को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं 6 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। 495 डेज हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। सबसे विशेष बात है इस क्लास की कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये क्लास मिलती है। सबसे आखिरी में आपको ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके का भी नॉलेज देखने को मिलेगा ताकि आपका एग्जाम में हर प्रश्न सही हो। और ये क्लास आपको केवल 25 से 30 मिनट की मिलेगी। आपका हम बहुत समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि कम समय में जब आपको पढ़ाया जा सकता है तो आपका समय बर्बाद क्यों करना। दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स है ये, तो पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये रहा, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, भारत और नीदरलैंड देश के बीच में मंत्री स्तरीय बैठक अभी आयोजित की गई। दोनों देश मिलकर के अपने आप को एक दूसरे देश को सहयोग प्रदान करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट क्षेत्र में। तो भारत और नीदरलैंड के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो मीटिंग थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं किनकी उपस्थिति में की गई है। तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत।
और यहीं पे बात करेंगे नीदरलैंड के जल मंत्री की, वो है मार्क हार्बर्स। इन दोनों की उपस्थिति में ये मीटिंग रखी गई। नीदरलैंड क्या करेगा दोस्तों, भारत के बहुत सारे जहां पर जल संसाधन परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, विभिन्न राज्यों में विभिन्न नगर पालिकाओं से नीदरलैंड जुड़ा हुआ है। नीदरलैंड में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। ये दोनों मिलकर के आपस में एक दूसरे देश को सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब नीदरलैंड की बात आई है तो नीदरलैंड की लोकेशन को देखते हैं। यहां पे मैंने ब्लैक कलर में से मार्क किया है। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, यानी यूरोप के अंदर आता है। अब आप देखें, नीदरलैंड के नीचे जर्मनी है, इसके नीचे बेल्जियम है। तो नीदरलैंड के जो पड़ोसी देश है वो जर्मनी, बेल्जियम है। ठीक है, ये छोटा सा देश आप देख पा रहे हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हॉलैंड भी कहा जाता है नीदरलैंड को। इसके जो सम्राट हैं, आपको याद रखना है इनके सम्राट का क्या नाम है। तो इनका नाम है विलियम अलेक्जेंडर। क्या नाम है? विलियम अलेक्जेंडर। और प्रेजेंट में इनके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे। क्या नाम है? मार्क रूटे। दोस्तों, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। बहुत ज्यादा फेमस है एम्स्टर्डम। और इसकी करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पेश की गई 2022 की। इसमें न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्य और यूटी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जस्ट अ सेकेंड, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्य और यूटी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? तो सबसे ऊपर स्टेट है, यह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे पहला न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्यों की श्रेणी में और यूटी में सबसे ऊपर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में जारी की गई है। दोस्तों, यहां पर कौन कौन से पैरामीटर लिए गए हैं इस रिपोर्ट को जारी करने में? तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स लिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितनी अच्छी जस्टिस दे पा रहा है। तो 4 पैरामीटर आपको याद रखना है। पहला है पुलिसिंग, किस प्रकार से वहां पे जो न्याय देने के लिए पुलिसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा है न्याय तंत्र यानी जुडिशरी। तीसरा है जेल और चौथा है लीगल एड। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर क्या दिए गए हैं, रिपोर्ट को जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि भारत में जजों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए देखिए, बहुत सारे केसेस 15 साल 20 साल तक चलते रहते हैं, जो हमारे न्याय तंत्र को बहुत ही कमजोर कर देते हैं। अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2022 तक 1108 स्वीकृत पद किए गए, लेकिन हाई कोर्ट में केवल आपको 778 जजेस काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 24,631 जजों की संख्या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए बनाई गई, लेकिन केवल अभी प्रेजेंट में 19,288 जज काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जजों की संख्या और भी होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को न्याय जो मिल सके जल्द से जल्द मिल सके और उसे न्याय तंत्र पर बहुत ज्यादा भरोसा हो। दोस्तों, ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2019 में से लॉन्च किया गया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को, और इस बार इसका 3rd एडिशन है, 30वां संस्करण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, मैरीटाइम की इंपॉर्टेंस यानी समुद्र की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में, किस प्रकार से दुनिया भर के देशों को जोड़ने में समुद्र का जो इतिहास रहा है, और हम किस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमी के लिए, अपने देश के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए दिवस को मनाने का उद्देश्य है।
दोस्तों इस वर्ष यानी इस बार की बात करें तो भारत इसकी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक आपको मैं वीक बता रहा हूं जिसे हम 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक मनाते हैं। इसे हम बोलते हैं नेशनल मैरीटाइम वीक। तो ये मनाया जाता है कब? 30 मार्च से इस बार मनाया गया 5 अप्रैल तक ये मनाया गया है। 2023 की थीम क्या है इस दिवस की? तो ये है शिपिंग में अमृतकाल। शिपिंग में अमृतकाल। दोस्तों आखिर ये क्यों मनाया जाने लगा इसे हम जानते हैं। आपको डेट याद रखनी है 5 अप्रैल 1919 को। अब 5 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? बंबई से लंदन के लिए भारतीय स्वामित्व वाला जो जहाज है इसका नाम है SS लॉयल्टी, इसने पहली यात्रा की थी और इसकी याद में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर किसी दूसरे देश के साथ हमें जुड़ना है तो हमारा जो जहाज है, हमारी जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है कितनी मजबूत होनी चाहिए ताकि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सके और हम इंपोर्ट भी कर सके। अब आपको एक दिवस याद रखना है जिसे हम बोलते हैं विश्व समुद्री दिवस। ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। इसके अलावा 5 अप्रैल को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंसाइंस डे। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस बोलते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है? पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, जस्टिस प्रदान करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, हमारी दुनिया को हानि ना पहुंचाए। ऐसे विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसलिए दिवस मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन की स्थापना का मनाया गया, यानी 2019 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया। इस बार का इसका विषय है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। हमें शांति की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसी संस्कृति हमें डेवलप करनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीन ने किस राज्य के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा कर दी है? चाइना हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ 11 प्लेसेस ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स चाइना की नजर अभी भारत पर रहती है और ये है अरुणाचल प्रदेश। जो 2 विवादित क्षेत्र हैं जहां पर भारत को हमेशा दिक्कत देखने को मिलती है, हालांकि वो जगह सिक्किम भी है। 3 जगह आप कह सकते हो जहां पर चाइना हमेशा अपना अटैक करता रहता है। ये वो जगह है जहां पर जो अभी चाइना के पास है, भारत इस पे अपना कंट्रोल मानता है। ये वो जगह है जो भारत के पास है और चाइना अपना कंट्रोल मानता है। अरुणाचल प्रदेश जो जगह देखने को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो जगह है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जो चीनी सरकार है ना, इसने अपने आप ही कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं बोला भैया हमारा जो 11 जगह है अरुणाचल प्रदेश में, हम उसका नाम बदल दे रहे हैं और हम उसे बोल देंगे दक्षिण तिब्बत। अरे कैसे बोल दोगे यार, ऐसा थोड़ी होगा। हम तो इंडियन है और हम आपका विरोध करेंगे। भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। जो 11 जगह है वहां पे 5 पर्वत शिखर, 2 आबादी वाले क्षेत्र, 2 भूमि वाले क्षेत्र, 2 नदियां, इनके नाम इन्होंने बदल दिए। ठीक है, तो ऐसा भी ये करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, कई बार इन्होंने ऐसा किया है। कई बार इन्होंने ऐसा लिस्ट जारी किया। 2021 में, 2018 में भी इन्होंने ऐसे नाम बदल दिए थे। अभी जो जारी किया गया है, जो एक नया नक्शा, अभी जो मैप रिलीज किया गया है, इसे बोला गया तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र। तो तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें अधिकांश हिस्सों को क्या बोला गया है? जंगनान, यानी यह बोला गया है कि तिब्बत का ही क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, उसे हम बोलेंगे जंगनान बोलेंगे। ठीक है, ये उनकी वर्डिंग है, हमारी नहीं, हम बिल्कुल खारिज करते हैं। देखिए भारत और चीन के साथ जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर की है। भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी के साथ इसकी सीमा लगती है, जो भारत के क्षेत्रों के साथ छू रही है। यहाँ पर हमने ITBP को तैनात किया है ताकि भारत और चीन की सीमा पर रक्षा की जा सके। इसके लिए हमने स्पेशल ITBP 1962 के बाद से हमने लगा दी है। दोस्तों यहाँ पर बताएं आपको कि ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच जो टकराव है, भारत बहुत ज़्यादा ट्रेड भी कर रहा है। 2022 में 135.98 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर हमारा व्यापार पहुंच गया। ये नहीं कि हम चाइना से बस इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को।
1914 में जो तय की गई थी मैकमोहन लाइन, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मैकमोहन लाइन है, जहां पर भारत इसे अपना हक जमाता है कि पहले से म्यूचुअली दोनों देशों ने बात की थी, लेकिन चाइना यहां से मैकमोहन लाइन को वो दरकिनार करता है और अंदर से बोलता है कि ये लाइन सही नहीं है, आप थोड़ा और अंदर आइए, यहां से बॉर्डर होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जिस पे चीन दावा करता है। क्लियर है? और बहुत सारे, देखिए केवल भारत के साथ इसके साथ पंगा नहीं है, बहुत सारे देशों के साथ दिक्कत है। वो ताइवान है, तिब्बत है, दक्षिणी मंगोलिया है, हांगकांग, मकाऊ, बहुत सारी जगह पर चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया उसके नाम हो जाए, है ना। तो धीरे धीरे कितना लालची है जमीन के लिए, ऐसा वो करता रहता है। दोस्तों यहाँ पर हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन 2015 15 जुलाई को स्टार्ट किया गया था हमारे युवाओं को स्किल देने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ग्राम ज्योति योजना को 2015 में स्टार्ट किया गया। इसका मकसद है टू इलेक्ट्रीफाई ऑल विलेजेस, यानी गांव में बिजली पहुंचाना। सागरमाला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 31 जुलाई 2015 को। इसका मकसद है पोर्ट्स, बंदरगाह का विकास करना और रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट है उदय योजना। तो उदय योजना का संबंध जो है वो किससे है? वो है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का फाइनेंशियल, वित्तीय सुधार करना, और इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 5 नवंबर 2015 को इसे स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर के द्वारा। लास्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना, इसमें आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और उड़ान योजना का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है, ये कौन है? हु हैज बिकम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स फिक्की जो है वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन की अभी नई प्रेसिडेंट बनी है सुधा शिव कुमार। क्या नाम है इनका? सुधा शिव कुमार। दोस्तों फिक्की का एक और ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं FLO। क्या बोलते हैं? FLO, यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, ताकि महिलाओं का भी बिजनेस में, फिक्की एक प्रकार का आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में बिजनेस को आगे लेके जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। और ये बात है कि FLO महिलाओं का जो ये ब्रांच है ये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अभी फिक्की की बात करें तो फिक्की की जो स्थापना 1927 में की गई थी। 1927 में महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी उद्यमी हैं वो मिलकर के इसको बनाए। लेकिन FLO जो है, जो फिक्की का ही एक विभाग है, 1983 में स्थापित किया गया था 1983 में। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए फिक्की के प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है शुभ्रकांत पांडा। अभी हाल ही में इसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं शैलेश पाठक। उद्योग बिजनेस किस प्रकार से भारत में बढ़ सकता है वो इसको डिस्कस करता है। नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू ऑफेक 13 स्पाई सैटेलाइट। तो ये एक प्रकार का स्पाई जासूसी सैटेलाइट है। इजराइल देश ने, किस देश ने? इजराइल देश ने इसे लॉन्च किया है ऑफेक 13 को, ठीक है, और ये सफलतापूर्वक इसने ऑर्बिट पे स्थापित कर दिया है। ये सैटेलाइट क्या करेगा? जो इजरायली सेना है और वहां पे बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उन सबको क्या करेगा? एडवांस्ड खुफिया क्षमताओं प्रदान करेगा। उनको सारी जो खुफिया जानकारी है इसकी मदद से इकट्ठा की जाएगी। दोस्तों कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सीजियान 21 ये चीन के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो ने मिलकर निसार नाम का एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। इसके अलावा स्पेसएक्स ने 40 वनवेब इंटरनेट उपग्रहों को अभी लॉन्च किया है। ये सारा करंट अफेयर्स मैंने आपको भी पढ़ाया भी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
गांधी सियासत और संप्रदाय। तो इसके लेखक हैं पीयूष बाबले। क्या नाम है इनका? पीयूष बाबले। तो इस पुस्तक में क्या बताया गया है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये है पीयूष बाबले जिन्होंने गांधी सियासत और यहाँ पर संप्रदाय पुस्तक को लिखा है। दोस्तों इनकी बात करें पीयूष बाबले की, तो प्रेजेंट में एमपी कांग्रेस की एक मीडिया विभाग है, उसके ये प्रमुख है। इन बुक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से लोगों में एक भ्रामक जानकारी है कि जो भारत में डिवीजन हुआ है, भारत में जो विभाजन हुआ है, उसके लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने की प्रयास की गई है इस पुस्तक में। हाल ही में कुछ प्रकाशित की गई पुस्तक है, उसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा लिखी गई है वॉर एंड वीमेन। लेखनाथ छेत्री के द्वारा पुस्तक लिखी गई है फुलंगे, और ये दार्जिलिंग के लेखक है। बासु चटर्जी, ये इन्होंने एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा इस पुस्तक को लिखा है। ये तीनों ही बुक इंपॉर्टेंट है। हेक्लिना का भी निधन हो गया, वह कौन थी? हेक्लिना पास्ड अवे, व्हाट शी वाज। तो ये कौन थी? तो ये थी ड्रैग परफॉर्मर। क्या है? ये ड्रैग परफॉर्मर थी, अब इनका निधन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ड्रैग परफॉर्मर क्या है? आप देख पा रहे हैं अजीबोगरीब इनकी कॉस्ट्यूम होती है। जो ड्रैग परफॉर्म करते हैं वो आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम अलग अलग, मतलब डिफरेंट तरह की होती है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे ड्रैग परफॉर्मर होते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। इनका जो पहनावा होता है और जो कल्चर होता है वो थोड़ा सा आपको एकदम अलग सा ही दिखेगा। ठीक है, इन सभी को हम ड्रैग परफॉर्मर कहते हैं, जो अपने कॉस्ट्यूम्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध सैन फ्रांसिस्को ड्रैग कलाकार थी हेक्लिना। 4 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और इन्हें स्टीफन ग्रेग लको के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हाल ही में जो निधन हुए हैं उसे एक बार डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर थे। हाल ही में मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का निधन हो गया है। गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे, इनका निधन हो गया है। समीर खाखर ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसी ग्रीस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? तो इनका नाम है रुदेंद्र टंडन। क्या नाम है? रुदेंद्र टंडन। ठीक है, अब आप ऐसे याद रख लेना कि रवीना टंडन को ग्रीस में राजदूत बनाया गया है, तो रवीना टंडन से आपको रुदेंद्र टंडन याद आ जाएंगे। ये है रुदेंद्र टंडन जिन्हें अगला राजदूत बनाया गया ग्रीस में। और भी इंपॉर्टेंट राजदूत हैं भारत के विभिन्न देशों में, उसे भी एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पार्थ सतपति, ये बोस्निया में भारतीय राजदूत है। गिनिया गणराज्य में अवतार सिंह है। कुवैत की बात करें तो डॉक्टर आदर्श श्वेका भारतीय राजदूत है। सुश्री ग्लोरिया गांगते माल्टा में भारतीय राजदूत है। सिबी जॉर्ज आप याद रखना जापान में भारतीय राजदूत है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रिपल आर करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गए। करंट अफेयर्स 2022 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगातार आपके पास 5 प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पे 2022-2023 के जितने भी प्रश्न हो चुके हैं उसे यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो इनका क्या नाम है? मेघना अहलावत। भारतीय मूल के कृष्णा वावीलाला को किस देश के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के द्वारा दिया गया है। एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इसको मजबूत करने के लिए कितना लोन प्रोवाइड किया है? $250 मिलियन। भारत का सबसे पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका कहां पर? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन कहां पर होता है? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का आपका होगा टेस्ट और रिवीजन, तैयार हो जाइए। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? कहां के हैं? भूटान के हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों आपको कल ही पढ़ाया था, ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? नीरज निगम को।
बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे करे किस राज्य में है? तो बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 4। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो ये है शीनू झावर। अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में यूपी के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यूपी के, कल भी हमने जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये 4 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, सफेद भाटा, आदम चीनी चावल। तो चारों इसका राइट आंसर है। दोस्तों स्वालिन अहमद ने हमें कमेंट बॉक्स पे बोला था सर हमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दीजिए। तो अब आपकी डिमांड पर हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। तो इसी पे हमने यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान को पिक किया है। आज हम 2 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करेंगे, फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे हर राज्य को हम कवर करेंगे। ये ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके ही है। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की ट्रिक है। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये राजा रणकुंभा है। इन्होंने क्या किया, ये ऊंट है, ये सारे ऊंट है, मूक ऊंट है। आप सभी को पता जानवर मूक होते, बोलते कुछ नहीं है। तो सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारा। तो आपको याद रखना राजा रणकुंभा सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता, ये ट्रिक है आपकी। तो राजा से तो आपको कुछ नहीं याद रखना। रणकुंभा, तो रण से आपको याद रखना है, यहां पर देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और कुंभा से आपको याद रखना है, तो यहां पर देखिए आप कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान उसको मैं याद करा रहा हूं। सारे से आपको याद रखना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सारे से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। मूक से याद रखना है मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंट, तो ऊंट से आपको याद रखना है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां पर आपको याद रखना है। को से आपको याद रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है काले धनुष से मारता है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बार, ये थोड़ा बाहर जाएगा, ट्रिक में नहीं आएगा। मारता से आपको याद रखना है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक है तो भी आप याद कर सकते हैं। मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान को मैं आपको आज याद करा रहा हूं। पहला केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें तैरता हुआ इसे नेशनल पार्क बोला जाता है। दूसरा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे आप, ये ट्रिक है। मणि कोबरा के सिर में है, जो मणि है वो कोबरा के सिर में है। तो मणि से मणिपुर याद रहेगा, कोबरा से आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो के से आपको केबुल लामजाओ और सिर से सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उच्च गति का ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या फिर नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगर किसी प्रोग्राम में बग आता है, बग क्या होता है किसी भी प्रोग्राम में, व्हाट इज बग इन अ प्रोग्राम? तो बग जो होता है वो त्रुटि कहलाती है, आप इसे एरर बोलते हैं। डॉस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। What are the types of small and cheap computers built in many home appliances? जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, जो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित होते हैं, सस्ते कंप्यूटर होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? माइक्रो। इनमें से कौन डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है? तो डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑर्गेनाइजर। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचना मिलती कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो यह है इन्फॉर्मर। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस का काम क्या होता है? तो कंप्यूटर में वायरस का काम क्या होता है, जरा देखें आप।
सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परिपथों में बाधा डालता है। तो ये प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम तो बहुत आपने इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आपको याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों पहचानो कौन में जो कल की इमेज दी गई थी वो है सीडी देशमुख की। सीडी देशमुख, आपको इनके बारे में पूरी बातें, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पहले, ठीक है। तो इनके बारे में बताया गया है, रिया गुप्ता ने बताया है और मोनालिसा सेट्टी ने बताया है सीडी देशमुख के बारे में। आप इनके बारे में पढ़ सकते, स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज की जो इमेज है आपको पहचानना है और इनके बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों आज का सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है जिग्मे खेसर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था आपको बताना, इसमें कल का क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आज का सवाल ये है, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है, ठीक है। ये आपका आज का प्रश्न है। दोस्तों काम की बात ये है, यहां पर कोई प्रतापगढ़ लिखा हुआ है, अपना पट्टी प्रतापगढ़ जो भी नाम है, इन्होंने लिखा सर या क्या सीयूईटी के लिए भी है? भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता हो और आपकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो ये सीयूईटी के लिए भी है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और 5 अप्रैल आज मैं टेस्ट नहीं ले पाया हूँ, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, कल मैं टेस्ट ले लूँगा, जो वैसे मैं लेता हूँ डेली करंट अफेयर्स का, लास्ट में एक टेस्ट भी लेता हूँ, तो आज वो टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, कल हम टेस्ट रखेंगे। 5 अप्रैल का हमारे पास रिजल्ट है। शिखा, कविता, ऋतिक, अनिता और प्रीति, आप लोगों ने टॉप किया है, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और ये जो टेस्ट होता है हमारे एप्लीकेशन पर होता है, क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, जहाँ पे आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जैसे डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पर ये नीली पट्टी देखने को मिलेगी। आपको हर दिन का वीडियो पीडीएफ क्विज हर महीने का एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना, जहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ और अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, विभिन्न जगहों पर। और अगर आपको वाकई लगा है कि हाँ कंटेंट आपका बहुत अच्छा है और चैनल बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगा, शुक्रिया कहूँगा, जो आपने प्यार इस चैनल को, इस करंट अफेयर्स के सेशन को दिखाया है, उसका तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। दोस्तों ऐसे ही हमारा मोटिवेशन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, मोटिवेशन, और इसी प्रकार से हमें भी आप मोटिवेटेड फील करा सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, और बेल आइकन बटन दबा देना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए चलने का इजाज़त दीजिए, कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।